अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। पहले 3 असली गेट पेपर से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। आखिरी 2 हमने खुद बनाए हैं, बिल्कुल एग्जाम के अंदाज में, और उनका हर दावा नंपी से जांचा गया है। इन्हें इन ब्रास वेट्स की तरह सोचिए। पहला हल्का है, बीच वाले एग्जाम के बराबर है, चौथा भारी है और पांचवा जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर मैं पहले स्टेटमेंट दूंगा, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद हम साथ में पूरा हल करेंगे। पहला सवाल, गेट द 2024, क्वेश्चन 34। नैट है 1 मार्क। कहा गया है कि 50 डेटा पॉइंट्स का सैंपल एवरेज 40 है। अब इसमें एक और डेटा पॉइंट जोड़ा जाता है जिसकी वैल्यू 142 है। पूछा है कि नया सैंपल एवरेज क्या होगा। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए। एक बात पर ध्यान दीजिए, यहां एवरेज दिया है, डेटा पॉइंट्स नहीं दिए। तो सबसे पहला सवाल यह बनता है कि एवरेज से आप कौन सी चीज वापस निकाल सकते हैं। बस उसी एक कदम पर पूरा सवाल टिका है। एवरेज की डेफिनेशन है सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो उल्टा चलिए, सम बराबर एवरेज इंटू काउंट, 50 इंटू 40 यानी 2000। यही उन 50 पॉइंट्स का कुल जोड़ है और यही इस सवाल की असली चाबी है। अब नया पॉइंट जोड़िए, 2000 प्लस 142 यानी 2142। काउंट भी बदलेगा, 50 प्लस 1 यानी 51। यहां काउंट बढ़ाना भूलना सबसे आम चूक है। अब भाग दीजिए, 2142 डिवाइडेड बाय 51 बराबर 42। ये ठीक बैठता है क्योंकि 51 इंटू 42 भी 2142 ही होता है। तो नया एवरेज 42 है और यही ऑफिशियल आंसर भी है। गौर कीजिए, एवरेज सिर्फ तो ऊपर खिसका जबकि नया पॉइंट मौजूदा एवरेज से बहुत दूर था। 50 पुराने पॉइंट्स ने उसे पकड़ कर रखा। अब वो जाल जिसके लिए ये सवाल बना है, जल्दी में दिमाग पुराने एवरेज और नई वैल्यू का एवरेज ले लेता है। 40 प्लस 142 पूरे पर बाई 2 यानी 91। ये पूरी तरह गलत है। वजह यह है कि 40 कोई एक डेटा पॉइंट नहीं है, वो 50 डेटा पॉइंट्स का प्रतिनिधि है, जबकि 142 अकेला एक पॉइंट है। दोनों का वजन बराबर नहीं है, इसलिए नियम एक ही है। एवरेज कभी एवरेज मत कीजिए, हमेशा सम पर लौटिए। जनरल फॉर्मूला ये रहा, नया मीन बराबर n इंटू पुराना मीन प्लस नई वैल्यू, पूरे पर n प्लस 1। और एक और तरीके से देखिए, एवरेज का खिसकना होता है नई वैल्यू माइनस पुराना मीन डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यहां 100 डिवाइडेड बाय 51 बराबर 2, यानी सैंपल जितना बड़ा एक आउटलायर उतना ही बेअसर। और यही बात आगे स्टैंडर्ड एरर में रूट n बनकर लौटेगी। दूसरे सवाल से पहले एक तस्वीर, क्योंकि उसमें एक शब्द पूरा जवाब तय करता है। ये जार देखिए, इसमें 5 व्हाइट और 10 ब्लैक मार्बल्स हैं। एक गोली निकालिए, उसका रंग नोट कीजिए और फिर उसे वापस जार में डाल दीजिए। इसी को विद रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसका असर बहुत बड़ा है। हर ड्रॉ से पहले जार बिल्कुल वैसा का वैसा होता है, इसलिए काली गोली की प्रोबेबिलिटी हर बार एक ही रहती है और ड्रॉज आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर गोली वापस न डाली जाती तो हर ड्रॉ के बाद प्रोबेबिलिटी बदल जाती और ड्रॉज एक दूसरे पर निर्भर हो जाते। गेट ये एक शब्द चुपचाप क्वेश्चन में रख देती है और ज्यादातर स्टूडेंट्स उसे पढ़े बिना आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल, 2025 का क्वेश्चन 61। नैट है 2 मार्क्स। एक बैग में 5 व्हाइट और 10 ब्लैक बॉल्स हैं। एक एक करके n गेंदें निकाली जाती हैं और हर बार गेंद वापस डाल दी जाती है। SN का मतलब है कुल कितनी काली गेंदें निकली। पूछा है कि S100 का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, एक डेसिमल तक। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और सबसे पहले एक ही ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी लिखिए। पूरा सवाल उसी पर खड़ा है। एक ड्रॉ में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है 10/15, क्योंकि बैग में कुल 15 बॉल्स हैं।
ये छोटा हो जाता है टू बाई 3 और रिप्लेसमेंट की वजह से ये हर ड्रॉ पर वही रहती है। अब ऐसा 100 को टुकड़ों में तोड़िए। हर ड्रॉ के लिए एक एक्स आई बनाइए, जो 1 हो अगर काली आए और 0 हो अगर सफेद। तब ऐसा 100 इन्हीं 100 एक्स आई का जोड़ है और हर एक्स आई एक बर्नूली है 2/3 के साथ। अब एक्सपेक्टेशन लीजिए। एक्सपेक्टेशन जोड़ के अंदर घुस जाती है, इसलिए 100 एक्सपेक्टेशन जुड़ेंगे और हर एक 2/3 है, यानी 100 इंटू 2/3 जो हुआ 200/3 यानी 66.67। एक डेसिमल तक 66.7 यही ऑफिशियल आंसर है। और अब एक कदम आगे, क्योंकि गेट इसी से अगला सवाल बनाती है। इंडिपेंडेंट होने की वजह से वेरिएंस भी जुड़ता है। 100 इंटू 2/3 इंटू 1/3 यानी 22.22। इसका स्क्वायर रूट लीजिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन 4.71 यानी S100 टिपिकली 66.7 के आसपास, प्लस माइनस लगभग 5 के अंदर बैठेगा। अब इस सवाल की 3 फिसलन। पहली, प्रोबेबिलिटी को 10/5 या 10/100 लिख देना। डिनोमिनेटर बैग की कुल बॉल्स है, यानी 15, न कि व्हाइट बॉल्स और न ही ड्रॉज की गिनती। दूसरी, रिप्लेसमेंट वाला शब्द अनदेखा कर देना। तीसरी और सबसे गहरी बात यह है, और इसे ठीक से पकड़िए, एक्सपेक्टेशन जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंस की जरूरत ही नहीं होती। अगर गेंदें वापस न डाली जाती तब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू वही 2/3 गुना n रहता। लेकिन वेरिएंस जोड़ने के लिए इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। यही वो लाइन है जो एक भारी MSQ में सीधे मार्क्स दिला देती है। तीसरा सवाल 2025 का क्वेश्चन 40 MCQ है, 2 मार्क्स, और ये इस पूरे टॉपिक का प्रतिनिधि सवाल है। Y बनाया गया है 300 इंडिपेंडेंट बर्नूली वेरिएबल्स को जोड़कर और हर एक की सक्सेस प्रोबेबिलिटी 0.25 है। पूछा है कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम से अप्रोक्सीमेट करने पर y के 60 और 90 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है। ऑप्शंस में phi के अंतर दिए हैं, phi of 2 minus phi of -2, फिर phi of 1 minus phi of -1, फिर phi of 3 minus phi of -3 और आखिरी में phi of 90 minus phi of 60। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और ध्यान दीजिए, कोई न्यूमेरिकल जवाब नहीं चाहिए, सिर्फ सही एक्सप्रेशन चुनना है, यानी सिर्फ दोनों z निकालने हैं। पहला स्टेप, सम का मीन। एक बर्नूली का मीन p होता है, यानी 0.25। 300 को जोड़िए तो मीन बनता है 75। दूसरा स्टेप, सम का वेरिएंस। एक बर्नूली का वेरिएंस p इंटू 1 माइनस p, यानी 0.25 इंटू 0.75। इंडिपेंडेंस की वजह से वेरिएंसेस जुड़ते हैं, तो 300 गुना 56.25। तीसरा स्टेप, स्टैंडर्ड डिविएशन। 56.25 का स्क्वायर रूट 7.5 है। यहां स्क्वायर रूट लेना मत भूलिए, यही सबसे आम चूक है। चौथा स्टेप, दोनों सिरे स्टैंडर्डाइज कीजिए। नीचे वाला सिरा 60 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 7.5 यानी -2। ऊपर वाला सिरा 90 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 7.5 यानी +2। दोनों बिल्कुल साफ नंबर्स निकले और यही इशारा है कि रास्ता सही है, इसलिए प्रोबेबिलिटी बनती है phi of 2 minus phi of -2 यानी ऑप्शन आ। ऑफिशियल की भी आ ही है, और अगर आपको वैल्यू चाहिए तो सिमेट्री से phi of -2 बराबर 1 माइनस phi of 2, तो जवाब लगभग 0.9545 बैठता है। एक पल रुककर देखिए कि अभी हुआ क्या। हर एक एक्स आई सिर्फ 0 या 1 होता है। इससे ज्यादा बेढंगी और नॉर्मल से दूर कोई चीज नहीं हो सकती। ये तस्वीर वही है, ट्रे पर 300 सिक्के, हर एक या तो इस तरफ या उस तरफ, बीच में कुछ नहीं। लेकिन जब आप उन्हें गिनकर एक ढेर बनाते हैं तो वो ढेर हर बार लगभग एक ही ऊंचाई पर आता है और उसकी कमी बेशी एक साफ बेल बनाती है। यही CLT का पूरा जादू है। हमने कहीं भी ये नहीं माना कि डेटा नॉर्मल है, हमने सिर्फ मीन और वेरिएंस जोड़े और शेप अपने आप आ गई।
अब देखिए बाकी 3 ऑप्शंस क्यों रखे गए हैं, क्योंकि हर एक खास गलती पकड़ने के लिए बना है। पहली लाइन सही जवाब है, स्टैंडर्ड डिविएशन 7.5, इसलिए दोनों जी ठीक -2 और +2। दूसरी लाइन उस स्टूडेंट के लिए है जिसने स्टैंडर्ड डिविएशन 15 ले लिया। 15 कहां से आता है? 60 से 90 की दूरी 30 है, उसका आधा 15, यानी उसने जी निकालने की जगह अंदाजा लगा लिया। तीसरी लाइन उसके लिए है जिसने स्टैंडर्ड डिविएशन 5 ले लिया, यानी वेरिएंस 25 मान लिया। और चौथी लाइन सबसे भोली गलती है, बिना स्टैंडर्डाइज किए रॉ वैल्यूज सीधे फी में डाल देना। याद रखिए, फी सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल को पहचानता है, यानी मीन 0 और वेरिएंस 1 वाले स्केल को। किसी भी वैल्यू को फी में डालने से पहले उसे Z में बदलना अनिवार्य है। यही एक लाइन पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी अनुशासन है। अगले सवाल में हम उल्टी दिशा में चलेंगे, इसलिए ये तस्वीर देख लीजिए। एक सर्वेयर दूर खड़े डंडे की दूरी नाप रहा है। हर नाप में थोड़ी गलती आती है, इसलिए वो एक ही नाप पर भरोसा नहीं करता, वो कई नाप लेता है और एवरेज निकालता है। अब सवाल उल्टा हो जाता है। अभी तक हम पूछते थे कि दिए हुए n पर एरर कितना होगा। अब पूछा जाएगा कि एक तय एरर के अंदर रहने के लिए n कितना चाहिए। यही असली दुनिया का सवाल है, कितना डेटा इकट्ठा करूं। गेट इसे नेट बनाकर पूछती है और इसमें एक बहुत साफ जाल छुपा होता है। चौथा सवाल, और ये हमारा अपना बनाया हुआ है, बिल्कुल गेट के नेट अंदाज में। 2 मार्क्स। एक पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन पता है और वो 10 है। हमें उसके मीन के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है और शर्त यह है कि मार्जिन ऑफ एरर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। Z के लिए 1.96 लीजिए। पूछा है सबसे छोटा सैंपल साइज n। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और आखिरी स्टेप पर बहुत सावधान रहिए। जाल वहीं बिछा है। मार्जिन ऑफ एरर की डेफिनेशन लिखिए, Z इंटू सिग्मा बाय रूट n, और इसे 1 से छोटा या बराबर रखना है। नंबर्स डालिए, 1.96 इंटू 10 बाय रूट n लेस देन और इक्वल टू 1। अब n को अलग कीजिए, 1.96 इंटू 10 बराबर 19.6, और वो रूट n से भाग होकर 1 से छोटा होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है रूट n कम से कम 19.6 होना चाहिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। 19.6 का स्क्वायर है 384.16, यानी n इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए। n एक पूरी गिनती है, इसलिए 384 नहीं चलेगा, वो 384.16 से कम है। जवाब है 385। जांच भी कर लीजिए। n बराबर 385 पर मार्जिन 0.999 आता है, जो शर्त पूरी करता है, और n बराबर 384 पर मार्जिन 1 से ऊपर निकल जाता है। इस सवाल में 2 जाल हैं और दोनों बहुत आम हैं। पहला, 19.6 देखकर रुक जाना और जवाब 20 लिख देना, लेकिन 19.6 n नहीं है, वो रूट n है। स्क्वायर करना बाकी है। दूसरा जाल और भी महंगा है, 384.16 को नीचे की तरफ राउंड कर देना। सैंपल साइज में हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, चाहे दशमलव कितना भी छोटा हो, क्योंकि नीचे जाते ही मार्जिन शर्त से बाहर निकल जाता है। और साथ में एक जनरल फॉर्मूला याद रखिए, n कम से कम z इंटू सिग्मा बाय e का पूरा स्क्वायर होना चाहिए, जहां e आपकी मांगी हुई मार्जिन है। इसमें e नीचे स्क्वायर में है, इसलिए मार्जिन आधी करनी हो तो n4 गुना चाहिए। और अब 5वां सवाल, जो इस पूरे सेट में सबसे कड़ा है, ये जानबूझकर गेट से ऊपर रखा गया है। ये भी हमारा अपना बनाया हुआ MSQ है और इसमें चारों स्टेटमेंट्स उन्हीं जगहों से उठाए गए हैं जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा फिसलते हैं। मान लीजिए x1 से xn तक ऑब्जर्वेशंस एक टेढ़ी पॉपुलेशन से आए हैं, जिसका मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है और सब इंडिपेंडेंट हैं। स्टेटमेंट ए कहता है कि n बढ़ने पर खुद xi का हिस्टोग्राम नॉर्मल शेप ले लेगा। स्टेटमेंट बी कहता है कि n बढ़ने पर x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाय रूट n की रफ्तार से घटेगा। स्टेटमेंट सी कहता है
कि एक बन चुके 95% इंटरवल, मान लीजिए 96.08 से 103.92 के अंदर म्यू के होने की प्रोबेबिलिटी 0.95 है। और स्टेटमेंट डी कहता है कि कॉन्फिडेंस वही रखते हुए इंटरवल की चौड़ाई आधी करनी हो तो n को 4 गुना करना पड़ेगा। वीडियो रोककर सोचिए कि कौन कौन से हमेशा सच है। स्टेटमेंट ए से शुरू करते हैं। xi का डिस्ट्रीब्यूशन वही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है और वो n से कोई मतलब ही नहीं रखता। हमने टॉपिक वाले वीडियो में ये सिमुलेशन से देखा था। दो खंभों वाली पॉपुलेशन का स्क्यूनेस आखिर तक 1.5 ही रहा, चाहे n कुछ भी हो। CLT सैंपल मीन के बारे में है, डेटा के बारे में नहीं, इसलिए गलत है। स्टेटमेंट बी सीधे हमारे डिराइव किए हुए फॉर्मूला से आता है, x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाय रूट n, इसलिए भी सही है। स्टेटमेंट सी असली जाल है। म्यू एक फिक्स नंबर है, वो कहीं हिलता नहीं, और ये इंटरवल अब बन चुका है, उसमें अब कोई रैंडमनेस बची ही नहीं, इसलिए म्यू या तो इसके अंदर है या बाहर। प्रोबेबिलिटी 0 है या 1.95, कभी नहीं। 95% बात प्रोसीजर की है। ऐसे बनाए गए 100 इंटरवल्स में से लगभग 95 असली म्यू को पकड़ेंगे, इसलिए सी गलत है। स्टेटमेंट डी, चौड़ाई है टू z सिग्मा बाय रूट n। n को 4 गुना करने पर रूट n2 गुना होता है, इसलिए चौड़ाई ठीक आधी। यही सही है, यानी जवाब है बी और डी। गौर कीजिए, आ और सी दोनों सुनने में सही लगते हैं। यही ऐसे MSQ का डिजाइन है। स्टेटमेंट सी को हमेशा के लिए बिठाने के लिए यह तस्वीर देख लीजिए। बीच में एक ही सीधी अंबर रोशनी की किरण है, वो असली म्यू है, फिक्स्ड। और ये सारी कांच की छड़ें अलग अलग सैंपल से बने इंटरवल्स हैं। किरण 19 छड़ों के आर पार जा रही है और एक से चूक गई है। अब बताइए, नीचे वाली किसी एक छड़ के बारे में क्या कहेंगे? ये या तो किरण पर है या नहीं है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बची। प्रोबेबिलिटी पूरे सेट के बारे में है, यानी अगर आप ये प्रयोग बार बार दोहराएं तो कितने हिस्से में किरण अंदर आएगी। हमने इसे 40,000 बार सिम्युलेट करके भी देखा और वो हिस्सा ठीक 95% निकला। इन चारों को एक टेबल में जमा लीजिए, क्योंकि MSQ में यही चारों घूम फिर कर लौटते हैं। पहली, डेटा नॉर्मल हो जाता है ना, सिर्फ मीन या सम होता है। दूसरी, x बार का स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाय रूट n है। हाँ, ये हमेशा सच है, बशर्ते ऑब्जर्वेशंस इंडिपेंडेंट हो। तीसरी, इस बने हुए इंटरवल में म्यू की प्रोबेबिलिटी 0.95 है ना, 95% लॉन्ग रन कवरेज है, किसी एक इंटरवल की प्रॉपर्टी नहीं। चौथी, डेटा 4 गुना करने से चौड़ाई आधी। हाँ, क्योंकि चौड़ाई टू z सिग्मा बाय रूट n है। जवाब बी और डी। और एक आखिरी सूत्र जो इन चारों को जोड़ता है। इस पूरे टॉपिक में हर सवाल का जवाब इस बात पर टिका है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन, एक सम, एक मीन या एक इंटरवल। जिस दिन ये चार चीजें अलग अलग दिखने लगेंगी, इस चैप्टर का कोई सवाल आपको नहीं हरा सकता। आखिर में 5 लाइंस जो इन 5 सवालों को एग्जाम से भी आगे ले जाती हैं। पहली, x बार का एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू होने के लिए इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं, सिर्फ ये चाहिए कि सबका मीन एक ही हो। यही बात दूसरे सवाल में काम आई थी। दूसरी, लेकिन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय n होने के लिए इंडिपेंडेंस अनिवार्य है। यही दोनों फॉर्मूलाज का असली फर्क है। तीसरी, CLT के लिए वेरिएंस का फाइनाइट होना जरूरी है, यह शर्त स्टेटमेंट में हमेशा लिखी होती है। और N30 वाली बात एक रूल ऑफ थंब है, कोई थ्योरम नहीं। चौथी, अगर सिग्मा पता न हो और सैंपल छोटा हो तो z की जगह t का वैल्यू लगता है और इंटरवल थोड़ा चौड़ा हो जाता है। और पांचवी, हर सवाल में सबसे पहले यह तय कीजिए कि पूछा किसके बारे में गया है, एक ऑब्जर्वेशन, एक सम, एक मीन या एक इंटरवल। ये एक फैसला सही हो जाए तो बाकी सब अर्थमेटिक है। पांचों निपट गए। दोहराइए, क्या क्या हाथ लगा?
एवरेज को कभी एवरेज मत कीजिए, हमेशा सम पर लौटिए। किसी भी सम को इंडिकेटर्स में तोड़िए, एक्सपेक्टेशन जोड़िए और वेरिएंस तभी जोड़िए जब इंडिपेंडेंस दी हो। सीएलटी वाले सवाल का रास्ता तय है, मीन, फिर वेरिएंस, फिर स्क्वायर रूट, फिर स्टैंडर्डाइज। सैंपल साइज वाले सवाल में फॉर्मूला उल्टा चलता है और जवाब हमेशा ऊपर की तरफ राउंड होता है। और आखिरी, सबसे गहरी बात, 95% भरोसा तरीके पर होता है, किसी एक बने हुए इंटरवल पर नहीं। अगर ये 5 सवाल पच गए तो असली पेपर का सीएलटी वाला सवाल आपको हल्का लगेगा।